गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। क्या? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता चैप्टर है जहाँ से आपको ये फील होता है कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, है ना। क्योंकि इसमें हम बहुत सारी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत सारी बीमारियों के जो पैथोजेंस हैं, किसकी वजह से होती है, कौन सी बीमारी है ना, उसके सिम्टम्स क्या हैं, हमारा कौन सा ऑर्गन, हमारा कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्टिव होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी चीज़ के बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, आइए इससे पहले मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले हम ये बताने की कोशिश करेंगे हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या है और डिजीज़ क्या है। अगर कोई भी बंदा फिट नहीं है, अगर कोई भी बंदा अपने आप में अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, अपने आप को अनहेल्दी फील कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास डिजीज़ है, कोई न कोई डिजीज़ है। इवन मैं यूँ बोलूँ कि अचानक आप बहुत अच्छा एक्टिव थे और अचानक आप सैड हो गए, तो जाहिर सी बात है कि आप क्या हैं, हेल्दी नहीं है, आप पूरा फिट नहीं है। समझ में आई बात? यस। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं डिजीज़ के बारे में कि भाई डिजीज़ है क्या, है ना। हम एक थोड़ा छोटा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। डिजीज़ में बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी बंदा फिट नहीं, अनफिट है या फिर अनहेल्दी बोल दीजिए, अनहेल्दी है, तो दैट मीन्स कि उसके पास क्या है भाई, डिजीज़ है। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, इस चीज़ को हालांकि कौन बंदा हेल्दी है नहीं है WHO ने भी बताया हुआ है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम था हिप्पोक्रेट्स। क्या नाम था? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स, इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, अब ये इन्होंने बहुत पहले, जिस समय में कोई जानता भी नहीं था कि हेल्थ क्या होता है, बीमारी क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है, उन्होंने बताया था कि अगर किसी बंदा का बॉडी और माइंड, बॉडी एंड माइंड अगर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बॉडी और माइंड अगर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो वो बंदा क्या है, हेल्दी है। वो बंदा क्या है, हेल्दी। हाँ, लेकिन एक चीज़ बोला था उन्होंने, वो ये बोला था कि ये असल में एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, वो बंदा का बॉडी और माइंड तभी प्रॉपर वर्क करेगा जबकि कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस रहेगा। जैसे इन्होंने बोला, क्या बोला कि ह्यूमर्स बैलेंस्ड रहेगा, ह्यूमर बैलेंस्ड रहेगा, तब जाकर के उस बंदे का बॉडी और माइंड प्रॉपर वर्क करेगा। अब ह्यूमर क्या है भाई? ह्यूमर कुछ नहीं है, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी सिक्रीट कर रही है, हमें मतलब बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, अगर वो बॉडी प्रॉपर वे में सिक्रीट कर रही है वो सारी चीज़ें, तो ऑब्वियस सी बात है वो बंदा क्या है, फिट है और हेल्दी है। जैसे आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ह्यूमर की अगर मैं बात करूँ, है ना, ह्यूमर क्या है, ह्यूमर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए ब्लड की बात करें, ब्लड हमारे बॉडी में खुद ब खुद बन रहा होता है कि नहीं बन रहा होता है। मान लीजिए अगर ब्लड हमारा बॉडी एकदम जितना चाहिए उतना बना रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा बॉडी क्या है, फिट है कि नहीं, हम हेल्दी हैं। अगर ब्लैक बाइल की बात करूं, ब्लैक बाइल है ना, जो किडनी और स्प्लीन से सिक्रीट हो रहा होता है, अगर ब्लैक बाइल की बात करूं, अगर ये भी एक प्रॉपर अमाउंट में जितना चाहिए उतना सिक्रीट हो रहा है ना, ज़्यादा नहीं कम नहीं, तो एक और मैं बात कर सकता हूँ, येलो बाइल की बात करूँ, है ना, और एक और मैं बात कर सकता हूँ, वो क्या है, फेलेन की बात करूँ। मतलब अगर ये सारी चीज़ें, ये जो जितने भी ह्यूमर्स हैं जो हमारी बॉडी सिक्रेट कर रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है एक बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, अगर ये सारा प्रॉपर वे में काम हो रहा है तो बंदा क्या है, हेल्दी और फिट है। समझ में आए बात? ये है क्या, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बोला, हिप्पोक्रेट्स साइंटिस्ट जो फादर ऑफ मेडिसिन है, ये बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। इन्होंने हमें डेफिनेशन बताया था किसका, हेल्थ का। उन्होंने बोला कि अगर किसी बंदा का बॉडी और माइंड प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो वो हेल्दी है। बॉडी और माइंड को प्रॉपरली एक
असल स्टेट में रहने के लिए, एक प्रॉपर मैनर में फंक्शन करने के लिए कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये ह्यूमर्स की बात करें मैंने की ब्लड्स, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, है ना, और उसके बाद फ्लेम, ये सब की बात की, ये सारे के सारे होना बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आई बात? अब सुनिए, अब मैं अगर एक वर्ड आपको मैं बताऊंगा कि या फिर आप पढ़ते हैं इम्यूनिटी क्या होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा था तो आप और हम अच्छी तरह जानते थे, सब बोलता था कि क्या करता है कोरोना वायरस, कि भाई जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है वही कोरोना से फाइट करेगा। तो इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी क्या होता है, ये चीज़ आज हमें देखनी है। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी उसे बोलते हैं कि जो आपका बॉडी या आपके बॉडी का वो पार्ट जो भी पैथोजन से फाइट कर रहा है, चाहे वो केमिकल के सिक्रीशन से हो या फिर आप फिजिकली हो, जैसे भी हो, अगर पैथोजन को रोक रहा है, पैथोजन से फाइट कर रहा है, तो वो आपका इम्यून सिस्टम है, वो आपका क्या है? इम्यूनिटी है। ठीक है, समझ में आई बात? इम्यूनिटी का मतलब मैं बोल सकता हूं कि क्या कैपेबल टू फाइट टू एनी पैथोजेनिक स्पेसीज, जो भी पैथोजन है, जो भी हमारे अंदर डिजीज कॉज कर सकता है, अगर उससे फाइट कर रहा है हमारा बॉडी, तो हम समझ जाएंगे यही क्या है? इम्यूनिटी। आप जो सुनिए गौर से, जैसे मान लीजिए हमारा एक बॉडी है, ठीक है, यस, हम जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि मैं माहौल में घूमता रहता हूँ, एनवायरनमेंट में घूमता रहता हूँ, है ना, तो क्या हमारे बॉडी के अंदर इधर से स्किन से क्या हर बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंट्री कर जाएगा? क्या नहीं करेगा। तो मतलब पता ही चला स्किन भी क्या है? हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम है, ये भी क्या है? हमारे लिए इम्यूनिटी है। मतलब क्या पता चला कि भाई हमें ये बचा रहा है बैक्टीरिया से, अंदर जब तक कट ना लगे और बैक्टीरिया एंट्री ना मारे, वायरस एंट्री ना मारे, तब तक क्या है? हमारे बॉडी को ये बचा रहा है। सपोज डैट बहुत सारा बैक्टीरिया हम क्या करते हैं, खाने के साथ खा जाते हैं, बहुत सारा बैक्टीरिया हम इनहेल कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गॉबलेट सेल प्रेजेंट होता है। तो गॉबलेट सेल क्या होता है? वो एक म्यूकस सिक्रीट करता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? वो बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है, आगे जाने ही नहीं देता, इंटेस्टाइन में जाने ही नहीं देता कि भाई आप जाकर वहां पर डिजीज कॉज करो। समझ में आई बात? तो इम्यूनिटी हम उसे ही बोलते हैं। अब सुनो, जो एक वर्ड बताऊंगा मैं आपको, पैथोजन क्या होता है? पैथोजन क्या होता है? पैथोजन क्या होता है? जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो पैथोजन है। सपोज डैट कोरोना हो रहा है, कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है ना, तो वो वायरस क्या हो गया? पैथोजन हो गया। टाइफाइड हो रहा है, सल्मोनेला टाइफी की वजह से हो रहा है, ये क्या हो गया? सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ये पैथोजन हो गया। समझ में आई बात? अब सुनिए, पैथोजन को मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? डिजीज, सिंपल से वर्ड में, डिजीज काउजिंग एजेंट, डिजीज काउजिंग एजेंट, या विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। जो भी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा क्या हो जाएगा? पैथोजन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात है? अब सुनिए, बहुत सारे टाइप के डिजीज होते हैं, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। इन्फेक्शियस में भी कौन सा हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखने वाले हैं। थोड़ा सा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इससे पहले, है ना, वो ये कि कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस क्या होता है। सुनिए, डिजीज एक्चुअल में बच्चों, डिजीज की अगर मैं बात करूं, डिजीज दो टाइप के होते हैं। एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज, एक होता है इन्फेक्शियस, और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। एक कैसा होता है? नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस की बात करूं या फिर कम्युनिकेबल डिजीज की बात करूं, नॉन इन्फेक्शियस की बात करूं या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करूं, तो इन्फेक्शियस डिजीज जो कि स्प्रेड हो जाए, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो रहा हो। जैसे मान लीजिए ये एक बंदा है, इस बंदे की वजह से ये एक बंदा है, ये हेल्दी था, इसको भी डिजीज हो गया, इसको डिजीज था, अब ये बंदा इसको भी डिजीज करवा दिया। समझ में आया बात? तो ऐसी डिजीज को हम लोग बोलेंगे कॉन्टेजियस डिजीज, जो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो जाए। समझ में आया बात? बातें कर रहे हैं, है ना, बात करते करते ही क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। तो एक बंदे से दूसरे बंदे में डायरेक्ट अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या? कॉन्टेजियस डिजीज। कॉन्टेजियस डिजीज,
देखिए मैंने क्या बोला कि इन्फेक्शस डिजीज यानी कि जो स्प्रेड हो रहा हो, एक बंदे से दूसरे बंदे में जा रहा हो, इन्फेक्शन जिस नाम ही है इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन से हो जा रहा हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टेजियस डिजीज को एक बंदा था वो बीमार था और एक बंदा था हेल्दी था, बातचीत करने के दौरान ही इधर ही उधर ही फौरन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो गया। और अगर इसी जैसे मान लीजिए एक बंदा है, वो बंदा क्या है बोलिए जरा, वो बंदा डिजीज वाला है, ठीक है। अब ये इधर एक बंदा और है, ये बंदा क्या है, बिल्कुल प्रॉपर बंदा है, हेल्दी बंदा है, इसको कोई डिजीज नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये डिजीज जो इस पर ट्रांसफर होगा, इसके लिए कोई ना कोई वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर के थ्रू एक से दूसरे में जाएगा, तो ऐसे को हम बोल देंगे क्या, नॉन कंटेजियस डिजीज। बच्चों क्या बोल दिया मैंने, कुछ नहीं बोला। इन्फेक्शस डिजीज ऐसा है जो स्प्रेड करता हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसका एग्जांपल कंटेजियस का टीबी ले सकते हैं आप, है ना, बातचीत करते करते एक दूसरे से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। इसका एग्जांपल आप मलेरिया ले सकते हैं। मलेरिया में याद कीजिए फीमेल एनाफिल मस्किटो वेक्टर था, है ना, मलेरिया में। तो क्या हो रहा था इसमें कि एक डिजीज वाला बंदा था, बातचीत करते ही, है ना, मिल मिलाप से ही ट्रांसफर हो गया, कंटेजियस। और एक बंदा ऑलरेडी मलेरिया है और दूसरा बंदा हेल्दी है, तो ये डायरेक्टली इसको डिजीज नहीं दे सकता। मच्छर आके इसको काट लिया, इसको काटने के बाद इसको काट लिया, तो अब क्या हो गया, डिजीज हो जाएगा। समझ में आया बात। नॉन इन्फेक्शस डिजीज की अगर मैं बात करूं तो नॉन इन्फेक्शस डिजीज ऐसा है जो कि स्प्रेड ना होता हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। तो वही चीज़ें, अब खैर मैं सारी चीज़ें वो डिस्कस करूंगा, तो खैर हमारा ये एक ओवरव्यू था। अब देखिए, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे के सारे 8 डिजीज जो इन्फेक्शस डिजीज है, जो कि कुछ बैक्टीरियल डिजीज हैं, कुछ वायरल डिजीज है, कुछ फंगल डिजीज है, कुछ प्रोटोजोन डिजीज हैं, वो सारे के सारे मैं आपको अभी मेंशन करूंगा। सारी चीज़ें याद ये रखना, आपको इम्यूनिटी क्या होती है, पैथोजन क्या होता है, और उसके बाद हेल्थ क्या होता है, जो हिप्पोक्रेट्स साहब ने बताया था। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारे हिप्पोक्रेट्स ने हेल्थ के बारे में बताया था कि एक बॉडी और माइंड प्रॉपर स्टेट में रहने के लिए ह्यूमर का बैलेंस होना चाहिए। ह्यूमर में जैसे ब्लड की बात की हमने, ब्लैक बाइल की बात की, येलो बाइल की बात की, फ्लेम की बात की, ये सब का सिक्रेशन जो बॉडी खुद कर रहा है, ये एक मेंटेन कंडीशन में होनी चाहिए ना। इसी वजह से इनका अच्छा लगा था, तो उस वक्त इंडिया आयुर्वेदा ने इसको सपोर्ट भी किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके बुक में दिए हुए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा मेंशन रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए, तो अब मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो सारा का सारा क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बोलिए ज़रा। सारी चीज़ें मैं आपको एक प्रॉपर मैनर में देने जा रहा हूँ। बस ये चीज़ें आप जो मैंने भी समझाया इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो आइए अब हम सब एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो वही चीज़ें, पहला डिजीज़ क्या है। अभी मैंने बोला, अभी हिप्पोक्रेट के बारे में भी हमने देखा कि भाई इफ़ एनी बॉडी फील्स अनहेल्दी, है ना, कोई भी बॉडी हेल्दी फील नहीं कर रहा है तो वो क्या है, डिजीज़ है। समझ में आई बात। या फिर यूँ बोलिए कि कोई बॉडी अगर कोई भी पर्सन, उसका बॉडी अगर फिजिकली और मेंटली और भी ले सकते हैं फिजियोलॉजिकली अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो वो बंदा क्या है, उसके पास डिजीज़ है ना। तो वही चीज़ें। अब देखिए, ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इसमें हम लोग नॉन इन्फेक्शंस और उसके बाद इन्फेक्शियस एजेंट, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कौन कौन है। और जेनेटिक डिफेक्ट्स की बात करें, जो कि जेनेटिक डिफेक्ट्स हम लोग मानते हैं कि भाई पेरेंट से ही या फिर अपनी जो जनरेशन आ रही थी उसी के जीन में ही कुछ क्या था, प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से क्या ह्यूमन बॉडी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से देखने को मिल सकता है ना। तो वही चीज़ें देखिए। डिजीज़ बेसिकली 2 टाइप्स। डिजीज़ कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं बेसिकली। एक तो है हमारा कॉन्जेनाइटल डिजीज़ और एक है हमारा अक्वायर्ड डिजीज़। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ जब भी मैं बोलूँ आप समझ जाएंगे कि यानी ये जेनेटिक इफेक्ट इसमें प्रेजेंट होगा। ये डिजीज़ जो है वो बाय बर्थ होता है। बाय बर्थ मतलब इसमें जेनेटिक चेंज की वजह से ये डिजीज़ आपको देखने को मिलता है। तो वही चीज़ें, बाय बर्थ यानी जीन म्यूटेशन हो गया, उसकी वजह से आपको कोई डिजीज़ देखने को मिला, तो है ना। अब देखिए, क्रोमोसोमल एबेरेशंस एंड क्रोमोसोमल इफेक्ट्स, इसकी वजह से आपको क्या हो, जो डिजीज़ देखने को मिले वो कौन है,
कंजेनाइटल डिजीज है। नेक्स्ट देखिए ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना। अब जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स है, जाहिर सी बात है नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी। तो कंजेनाइटल डिजीज जो है वो क्या है, एक्चुअल में म्यूटेशन होने की वजह से, कोई जीन डिफेक्ट्स होने की वजह से, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होने की वजह से, जैसे जीन डिफेक्ट हम लोग सिकल सेल एनीमिया देखे हैं, क्रोमोसोम में टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिंटल सिंड्रोम, ये हम देखे हैं, है ना, कि कैसे अगर क्रोमोसोम चेंज हो गया तो कैसे जाकर के क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही चीज़ें। एंड एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, है ना। ये सारे सिंड्रोम्स हम लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए हीमोफीलिया में क्या होता है, प्रॉपर पॉइंट पर चेंज हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस में सेम चेंज हो जाता है। इस केस में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या देखा था, क्रोमोसोम नंबर ही चेंज हो गया था, क्रोमोसोम जो था उसका स्ट्रक्चर ही क्या हो गया था, डिफर हो गया, स्ट्रक्चरल चेंज हमने इसको बोला था। अभी तक हमने क्या देख लिया, जो भी बंदा अनहेल्दी है फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, बॉडी से या मेंटली किसी भी टाइप से, तो वो क्या है भाई, डिजीज है उसके पास। क्लियर है। फिर हमने बोला बॉडी की बात करें तो एक तो होता है जो आपके मतलब कि पैदा होने के बाद आपका बॉडी इफेक्ट हो, आपका ह्यूमन बॉडी इफेक्ट हो, या फिर वो जीन डिफेक्ट्स की वजह से ह्यूमन बॉडी इफेक्ट हो सकता है। डिजीज दो टाइप के हैं, एक कौन सा हमारा कंजेनाइटल और दूसरा है एक्वायर्ड। कंजेनाइटल की हमने बात की कि भाई बाय बर्थ ही ये डिजीज प्रेजेंट होता है, यानी जीन म्यूटेशन या इस सब के होने की वजह से, एंड जैसे क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होने की वजह से, और ये डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो जाती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है। नेक्स्ट जैसे हमने देखा हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। एक्वायर्ड डिजीज क्या है, जो डिजीज आपके लाइफ टाइम में अराइज हो, जो डिजीज आपको कब देखने को मिले, आपके लाइफ टाइम में, जो आप पैदा होने के बाद जो आपका लाइफ स्पैन है इसमें आपको अगर देखने को मिल गया तो एक्वायर्ड डिजीज है। तो डिजीज एक्वायर्ड ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, समझ आए बात। ऐसी डिजीज की हम बात करें तो ऐसी डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे मैं इन्फेक्शियस की बात करूँ, इन्फेक्शियस डिजीज हो सकते हैं जिसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोल रहे हैं, नॉन इन्फेक्शियस हो सकते हैं जिसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोल रहे हैं, और डिफिशियंसी डिजीज बोल सकते हैं, किसी भी हार्मोन वगैरह की डिफिशियंसी से डिजीज हो गया। एलर्जीज बोलते हैं, एलर्जीज मतलब कि भाई किसी चीज से एलर्जी है आपको, कोई चीज बंदा पसंद कर रहा है लेकिन आप पसंद नहीं कर रहे हो, है ना, तो आपसे उसकी एलर्जी है। ये भी एक तरह की क्या, आप उस चीज को देखते ही आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, समझ में आई बात। नेक्स्ट वही चीजें देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें क्या है कि देखिए, यानी कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसको हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज बोलेंगे। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफर हो जाए, जैसे एड्स की हम बात कर सकते हैं, है ना, एड्स क्या है, जबरदस्त इन्फेक्शियस डिजीज है। हेपेटाइटिस बी की बात कर सकते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज उसको बोलते हैं, या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोल दीजिए, जिसमें डजंट स्प्रेड बाय इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड नहीं होता। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज अगर किसी को है तो आप उसके साथ अगर बातचीत कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो ये डिजीज आपको ट्रांसफर नहीं होगा। डिफिशियंसी डिजीज की हम बात करें, डिफिशियंसी मतलब कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स और हार्मोन्स, मतलब कि एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या फिर एंजाइम हार्मोन जो बॉडी के लिए जरूरी है वो नहीं बन रहा है, समझ में आई बात, उसकी वजह से जो डिजीज हमें देखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफिशियंसी डिजीज। एलर्जी की बात करें तो यानी हाइपरटेंशन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी टू फॉरेन सब्सटेंसेस, जैसे मैं बात करूं पॉलन की, डस्ट की, माइट्स की, है ना, इसकी वजह से जो हमें डिजीज देखने को मिलता है वो एलर्जी डिजीज हम लोग का देते हैं। तो ये तो थे हमारे कुछ ओवरव्यू, डिजीज कैसे कितने टाइप के होते हैं, समझ में आई बात। बाकी हमने आपको बता ही दिया है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, भाई इम्यूनिटी क्या होती है ना, इस पर हम काफ़ी अच्छे से इसको हम डिस्कस भी करेंगे। इम्यूनिटी के बारे में एनसीईआरटी बहुत सारी बातें बोल रही है, तो उसको एक शॉर्ट में बताना अच्छा नहीं होता, बस थोड़ा सा यूँ जान लीजिए। इम्यूनिटी हमारा बॉडी का वो पार्ट है जिसकी वजह से हम किसी भी पैथोजन से फाइट करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसको हरा देते हैं और हम जीत जाते हैं। अगर कोई पैथोजन कुछ ऐसी सिक्रेशन कर रहा है हमारे बॉडी में, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून डिफिशियंसी रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो इसे हम बोल देंगे इम्यून डिफिशियंसी डिजीज, समझ में आए बात। तो ये बहुत सारे डिजीज ऐसे होते हैं। अब नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन। ठीक है बच्चों, मैं आपको पहले बोल दूं कि हम यहाँ पे इस चार्ट में मोस्टली सारे डिजीज को हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज हैं, जो चलते फिरते नॉर्मली आपको दिख जाता है। क्लियर है।
अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपकी एंजाइटी है कुछ बैक्टीरियल डिजीज को वो यूं ही बोल के निकल जा रही है सिर्फ नाम लेकर के, बट उसके बारे में ये नहीं बताया जा रहा है कि वो किससे देखने को मिलेगा, उसका एजेंट कौन होगा, वेक्टर कौन होगा, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसका इफेक्ट्स क्या होगा। ये चीज़ एनसीईआरटी नहीं बोल रही, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको भी आपको बता दें सारी चीज़ें। तो पहले हम ये जो चार्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आपके लिए पढ़ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये चार्ट थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, तो मैंने कॉलम बना देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नहीं गलत हो गया, मैंने सबको सोचा कि यहीं पे बता दूं, ठीक है। चलिए आइए मैं देखता हूं। अरे सब गलत हो गया, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, सब गलत हुआ सही कुछ भी नहीं है दीवाना। है समझ में आई बात? यस। अब ये यहाँ से जाएगा, राइट, अब ये यहाँ से जाएगा, राइट, अब ये यहाँ से जाएगा, राइट, बाकी हाँ। अब बता, अभी देखो ना मैं सारी चीज़ें बताऊँ। तो इसमें मैंने आपको बताया हुआ, पहला हम देखेंगे नेम ऑफ डिजीज़, कितने डिजीज़ हैं, 7 हमने बताया हुआ, एक 8 और है हमारा, वो है रिंगवॉर्म, तो वो यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं उसको भी बताऊँगा। एक और है हमारा, वो क्या है, रिंगवॉर्म्स, ठीक है। चलिए खैर, उसके बाद हम पैथोजन के बारे में देखेंगे कि इसका जो पैथोजन है वो कौन है, और उसके बाद वेक्टर के बारे में देखेंगे, उसका सिम्टम्स देखेंगे, उसका बाद इफेक्ट्स देखेंगे, है ना। अब नेक्स्ट आइए इधर देखिए, पैथोजन अभी मैंने आपको बता दिया कि पैथोजन क्या होता है। जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रोब्स, नॉर्मली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इस सब की अगर हम बात करें, तो ये जो भी आएगा हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करने के लिए, ये सारे के सारे क्या हैं, पैथोजन, ठीक है। आ जाइए वही चीज़ें। अच्छा, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन की बात करें, मतलब कि डिजीज कॉजिंग एजेंट या ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैथोजन बोल रहे हैं। पैथोजन बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस, प्रोटोजन्स, फंजाई और वर्म्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, टाइप्स ऑफ डिजीज में हम लोग पहले टाइफाइड के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइफाइड का जो पैथोजन होगा वो बैक्टीरिया है, BACT का मतलब बैक्टीरिया, वो कौन है, सल्मोनेला टाइफी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। आप अगर इसको पढ़ने के बाद नीट के क्वेश्चंस लगाएंगे या फिर बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको देखेंगे कैसे इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और आपको दिखेगा कि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। पैथोजन है सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। वेक्टर इसका क्या है, मतलब किसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है, तो वेक्टर देखिए इसमें चीजें, डिजीज तो पता है, पैथोजन यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेक्टर यानी कि जिसके थ्रू ये पैथोजन जाएगा होस्ट बॉडी पर, सिम्टम्स जो आपको सिम्टम्स दिखेंगी, जो बॉडी आपका फिजिकली अपीयरेंस देगा, उसके बाद इफेक्ट्स जो पार्ट आपका इफेक्ट्स होगा, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सल्मोनेला टाइफी और वेक्टर क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इसीलिए कहा जाता है ताज़ा खाना बनाओ, ताज़ा खाना खाओ, फ्रेश वाटर बिस्लरी का पियो, समझा, इधर उधर का कोई वाटर ना पियो। तो इसीलिए जो है आपको कंटामिनेटेड फूड और वाटर से क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, है ना, ऑलरेडी हमेशा ताज़ा ही लेना चाहिए। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा, बोलिए जरा। कंटिन्यूड हाई फीवर, हाई फीवर मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, हम लोग इतना बोल सकते हैं, समझा, इतनी डिग्री आपको देखने को मिलेगा। फ़ारेनहाइट में 98.4 नॉर्मल होता है, उससे आगे 100 या 99 इस टाइप का आपको देखने को मिला तो समझ लो कि आपको क्या है। नेक्स्ट आज इफेक्ट्स कहाँ करेगा भाई, हाँ इसमें एक और देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या है, कंटिन्यूड हाई फीवर, है ना, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट। हेडेक जानते ही हैं, सर का दर्द, कॉन्स्टिपेशन जानते हैं, कब्जियत होगा, और उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, यूं जान लीजिए, यूं समझ लीजिए क्या कि भूख नहीं लगेगी आपको, समझ में आई बात। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइफाइड में देखने को मिलेगा। जब ये सारी चीज़ें आपको टाइफाइड में देखने को मिला तो आपको क्या डॉक्टर से मिलना चाहिए कि भाई शायद हमें टाइफाइड हो गया, आपको एक टेस्ट करवा लेना चाहिए, डॉक्टर खुद करवाएगा विडाल टेस्ट, क्लियर है।
इफेक्ट्स क्या होगा भाई, इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन सीवियर केसेस, है ना। आप सुनो कैसे कि टाइफॉइड अगर किसी आदमी को बहुत दिन हो रह गया, सैल्मोनेला टाइफी उसके बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया और वो आदमी पैसे बचा रहा है, वो अपना टेस्ट नहीं करा रहा है, तो भाई उसके अंदर क्या होगा कि उसके इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर छेद कर देगा, वो परफोरेशन कर देगा, जिसकी वजह से इसकी डेथ भी हो सकता है। समझ में आई बात। तो वही चीज़ें, तो इसको डायग्नोस्ड बाय विडाल टेस्ट, टाइफाइड को जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम है हमारा विडाल टेस्ट। क्लियर है यहाँ तक टाइफाइड के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज़, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी से होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है, और हाई फीवर रहेगा, कंटिन्यू हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, और उसके बाद ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देगा जब ज़्यादा दिन तक रह जाएगा, तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकता है, और इसका टेस्ट विडाल टेस्ट है। इतनी चीज़ें क्लियर है टाइफाइड के बारे में। अब आइए इधर दूसरा हम लोग देखते हैं निमोनिया। अच्छा, टाइफाइड के बारे में एक चीज़ और बता दूं, जो टाइफाइड कैरियर थी जिसकी वजह से टाइफाइड फैला था, फर्स्ट टाइम देखा गया था, वो है हमारा कैरी मेलन। क्या नाम है उस लेडी का? उस लेडी का हमारा नाम है कैरी मेलन, और इसको कैरी मेलन नहीं है, मैरी मेलन है, सॉरी मैरी, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया था मैरी टाइफी। क्या? मैरी टाइफी। ठीक है, अब सुनिए, ये क्या, इसको टाइफाइड था। अब ये जो खाना बनाने जाती थी, ये एक्चुअल में कुक थी, तो खाना बनाने जाती थी, कई जगह खाना बनाने जाती थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे छींक आया, कुछ आया, उसके ड्रॉपलेट्स में सैल्मोनेला टाइफी वहाँ चला गया, खाना में चला गया, और वहाँ से वो आदमी सब खा लिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। समझ। अब बहुत सारी बातें हो सकती है। ठीक है, टाइफाइड है, जब उसके पास सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है उसके पास, तो जाहिर सी बात है, कुक थी और खाना को तो छुएगी ही, बनाएगी, तो जाहिर सी बात है, तो उसकी वजह से स्प्रेड हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निमोनिया की अगर हम बात करें, निमोनिया की बात करें तो निमोनिया का जो पैथोजन है वो कौन है? ये भी बैक्टीरिया है, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो सबको याद रहता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। लेकिन हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा किसी को याद नहीं रहता, इसलिए याद रखिएगा कि इसके अंदर दो पैथोजन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, जो कि एक बैक्टीरिया है। क्लियर है? इसका पैथोजन ये है, किसका? निमोनिया का। निमोनिया की बात करें, वेक्टर क्या है भाई? वेक्टर है इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एंड एरोसल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन्स और यूटेंसिल्स। देखो हुआ क्या कि वो जिसको निमोनिया था, छींक मारे जा रहा, छींक मारे जा रहा है। अब जो छींक मार रहा है उससे ड्रॉपलेट्स कुछ निकल रहे हैं, एरोसल्स निकल रहे हैं। समझ में आई बात? तो वो ड्रॉपलेट्स आप क्या कर रहे हो? इनहेल कर रहे हो। इसको निमोनिया था, आपको तो पता नहीं था, अब आपको भी हो गया, क्योंकि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और इन्फ्लुएंजा जो था आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वो क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया इसमें। या फिर वो चीज़ें जो वो यूज़ कर रहा था, जैसे माउस की बात करें, कंप्यूटर चला रहा था और कर छीं, और वो माउस में पूरे क्या हो गया कि वहाँ पर चला गया, है ना, पूरा बैक्टीरिया। जाने के बाद आपको कहा भाई ये नहीं हो रहा, जरा देखना, आप जबरदस्त गए, यूँ माउस पकड़ लिए, माउस पकड़ने के बाद फिर आपके हाथ में भी आ गया और फौरन कुछ खा लिए, तो कहाँ चला गया? अंदर, हाथ में लगा हुआ था। ठीक है, इसलिए कहता है हाथ कभी भी धो के खाया करो, है ना, हाथ धो के खाना चाहिए। तो इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एरोसल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन या यूटेंसिल्स, मतलब जो यूज कर रहा है सामान है। नेक्स्ट आज ये सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर होगा, चिल्स होगा, और कफ और हेडेक। जैसे फीवर भी रहेगा इसमें, और छींकें आएगी बार बार, और कफ वगैरह, खांसी वगैरह खांसोगे आप, और हेडेक, सर में दर्द तो होगा। ये इसके क्या सिम्टम्स हैं। इफेक्ट्स किसको करेगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ड्यू टू फ्लूइड्स दैट गेट्स फील्ड इन द अल्वेओलाई। तो इफेक्ट निमोनिया किसको कर रहा है? लंग्स को। लंग्स के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंटेनिंग एक सेल जिसको हम अल्वियोलाई बोल रहे हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है? फ्लूइड भर जाता है। जब फ्लूइड भर जाएगा तो ऑक्सीजन जो ब्लड में सप्लाई होना था वो एक प्रॉपर मैनर में नहीं होगा। जैसे मैं ये एक अल्वियोलाई की बात करूं और यहाँ पे मैं ब्लड वेसल्स की बात करूं, ये ब्लड वेसल से अल्वियोलाई, यहाँ से ऑक्सीजन इसमें आना था, ब्लड में आना था, तभी तो पूरे बॉडी में ये घूमेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक फ्लूइड भर गया इसकी वजह से, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन प्रॉपर वे में सप्लाई नहीं कर पा रहा। समझ में आई बात? तो ये चीज़ें हमने क्या देख लिया कि भाई निमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, हीमोफिलस जो है इसकी वजह से होता है, पैथोजन है, इनहेलिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड इन्फेक्टेड पर्सन का। उसका फीवर और चिल्स और कफ हेडेक रहेगा, और उसका इफेक्ट किसको करेगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से ड्यू टू फ्लूइड दैट गेट्स फील्ड इन द अल्वियोलाई। क्लियर है? यस, दो डिजीज क्लियर है। ये चैप्टर आपको फील देता है कि हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं। ठीक है, इधर आइए। कॉमन कोल्ड, क्योंकि नॉर्मली डॉक्टर के पास यही लोग पहुंचते हैं, ये सारे डिजीज वाले, सर ऐसा हो रहा है, वो एड्स वेड्स से तो बहुत कम केस में लोग जाते हैं, है ना, कैंसरस वगैरह। इधर आइए,
कॉमन कोल्ड की बात करें, कॉमन कोल्ड जो है वो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल है वायरस। अच्छा, ये दोनों हमारे बैक्टीरिया थे, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज थे, ठीक है। सल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये सब बैक्टीरिया था। और बैक्टीरियल बहुत सारे डिजीज हैं, जैसे प्लेग की बात करें, डिसेंट्री की बात करें, और भी बहुत सारा उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में। कॉमन कोल्ड की बात करें, ये राइनो वायरस, ये एक तरह का वायरस है, समझ में आए बात। इस वायरस की वजह से हमें कॉमन कोल्ड होता है। ये बहुत इजीली ऑब्जर्वेबल बीमारी है, आप देख सकते हो, नॉर्मली नाक जा रहा है ना, ये सारी चीजें आप देखते हो। नेक्स्ट देखिए, राइनो वायरस की बात करें तो इसमें क्या होगा, वेक्टर से देखिए कैसे जाएगा, ये राइनो वायरस कैसे ट्रांसफर होता है, बाय स्नीजिंग एंड कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, है ना, बाय स्नीजिंग, छींक वगैरह की वजह से और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट की वजह से उस पर ये वायरस एग्जिस्ट कर रहा होगा, और आप क्या हुआ, आपने उस चीज़ को छू लिया या फिर आप उसमें इनहेल कर लिया इस टाइप से उसको, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए सिम्टम्स क्या होगा कि नजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सॉर्स थ्रोट्स एंड कफ एंड हेडेक, समझ, नाक बहेगा आपका, रुमाल से पोछे जा रहे हैं, है ना। उसके बाद एक तरह की खराश आने लगती है ना, तो सूखापन और हेडेक और कफ वगैरह, खांसी वगैरह होगा, खांसे जा रहा हूँ। इफेक्ट्स की बात करें तो नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को ये इफेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ये कि भाई आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या ये जो हमारा कॉमन कोल्ड है इसमें लंग से इफेक्ट होता है कि नहीं, तो इसमें क्या होता है, एक स्टार पॉइंट में यहाँ पे लिख दूँ, नोट द लंग्स, नोट द लंग्स, लंग से कोई इफेक्ट नहीं करता है। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मलेरिया के बारे में। मलेरिया के बारे में देखिए क्या है, मलेरिया जो है, मलेरिया के सबसे पहले आपको तीन आपको याद रखने हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया, समझ में आए बात। ये तीन इसके स्पेसीज हैं, याद रखिएगा मलेरिया के। अब ये कैसे हैं, ये प्रोटोजोन्स हैं। ये हमारा वायरल डिजीज था, ये दोनों बैक्टीरियल था, ये हमारा प्रोटोजोन डिजीज है। प्रोटोजोन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ और मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इधर देखिए प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो फैटल है, सबसे जो डेंजरस है वो ये है, इसलिए मैं 2 स्टार इसको कर दूं और ऐसे कॉलम में मैं घेर दूं, कौन, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसकी अगर मैं बात करूं तो भाई इसका वेक्टर कैसे, ये ट्रांसफर कैसे होगा, तो फीमेल एनाफेल मस्कुएटोज, है ना, बाय मस्कुएटो बाइट्स। क्या हुआ कि एक फीमेल एनाफेल मस्कुएटो मलेरिया वाले आदमी को कट किया, कट करने के बाद वो फीमेल एनाफेल मस्कुएटो ने आके हमें भी बाइट कर लिया। बाइट करने के बाद पता ये चला कि जो बाइट करके आई थी ये फीमेल एनाफेल मस्कुएटो, उस आदमी को मलेरिया था, तो हमें भी मलेरिया हो जाएगा। समझ में आया? तो इससे वेक्टर याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मलेरिया स्प्रेड बाय फीमेल एनाफेल मस्कुएटो, याद रखिएगा। इसमें होता क्या है कि हाई फीवर विद चिल्स, इसमें फीवर रहता है ना, बहुत दिन तक इसमें फीवर रहेगा, आएगा जाएगा, कभी जाड़ा, कभी शिवरिंग, इस टाइप की, कभी कुछ, कभी ठंड लगने लगेगी, तो वही चीज़ है, हाई फीवर विद चिल्स, है ना। नेक्स्ट आ जाइए, द पैरासाइट्स, एक्चुअल में ये पैरासाइट है, तो पैरासाइट्स मल्टीप्लाइज इन लिवर सेल्स एंड अटैक आरबीसी एंड रैप्चर। होता क्या है, इसका इफेक्ट कहाँ करता है, ये लंग्स पे पहले जाता है, सॉरी लिवर सेल पे, लिवर सेल पे जाने के बाद वहाँ मल्टीप्लिकेशन करेगा, उसके बाद फिर आरबीसी में जाएगा, आरबीसी में मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर आरबीसी रप्चर होगा और ये बाहर आएगा। उस समय में अभी हम लोग पढ़ेंगे एक हीमोजोइन फ्लूइड भी उससे सिक्रीट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से फीवर वगैरह सिम्टम्स नजर आते हैं। ये था हमारा क्या, मलेरिया। मलेरिया के बारे में क्या देखना है, प्लाज्मोडियम मलेरिया 3 टाइप के स्पेसीज हैं इसके। देखिए मलेरिया कॉज करने वाले स्पेसीज, एक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है ये ज़्यादा फैटल है, डेंजरस है, ठीक है। मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करने के लिए वो यही है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसका वेक्टर होगा फीमेल एनाफेल मस्कुएटोज बाय मस्कुएटो बाइट। नेक्स्ट देखिए सिम्टम्स, हाई फीवर विद चिल्स रहेगा। द पैरासाइट्स मल्टीप्लाइज लिवर सेल, इफेक्ट किसको करेगा, लिवर सेल। लिवर सेल का नाम क्या है बताइए जरा, हेपेटोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद अटैक करेगा किस पर, आरबीसी पर, उसके बाद वहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा सेक्सुअली और रप्चर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें अभी हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे मलेरिया का, तो उसमें भी वो 4 चीज़ें देखेंगे, है ना। नेक्स्ट आ जाइए, 5th डिजीज हम देखते हैं, अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री जाहिर सी बात है, देखिए अमीबा की वजह से है, और अमीबा हम पढ़ चुके हैं, कौन है भाई, प्रोटोजोआ। तो इंटा अमीबा हम अभी देख चुके हैं। देखिए इधर अमीबिक डिसेंट्री की बात करें तो ये ऐसा डिजीज है जो कॉज करता है, जिसका पैथोजन है इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। याद रखिए इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, मैंने बोला था इसके शेल पर जो सिलिका प्रेजेंट था उसकी बात कर, ये भी प्रोटोजोन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटोजोन, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर इसका क्या होगा, बाय हाउस फ्लाई, यानी स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड बाय द फीसल मैटर्स।
होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक आदमी को अमीबिक डिसेंट्री था, उसने पोटी किया, पोटी करने के बाद वहाँ पर हॉर्स फ्लाई जाके बैठ गई और वही हॉर्स फ्लाई आपके खाना वाना पे आ गया, बैठ गया, तो अब आप वो खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके अंदर ये ट्रांसफ़र हो गया। समझ में आई बात? तो क्या देखने को मिलेगा आपको, बोलिए ज़रा, अमीबिक डिसेंट्री। नेक्स्ट देखिए सिम्टम्स क्या होगा भाई, कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, म्यूकस और ब्लड जो होगा वो पोटी के साथ निकलेगा। समझ में आई बात? ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पेन होता है इसमें, जिसको हुआ होगा वो अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। नॉर्मली लोगों को दिख जाता है, कोई बात नहीं। इधर जी इफेक्ट्स की बात करें, बीमारी में नहीं शर्मानी चाहिए, बीमारी पूछ के नहीं आती, आ जाती है। हाँ परहेज करो, लाइफ स्टाइल अपना स्टैंडर्ड रखो, कोई बात नहीं। इफेक्ट्स की बात करें तो इन्फेक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, कहाँ इन्फेक्शन काउज करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब आपसे मैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज या विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन विच इन्फेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन, आपको याद होना चाहिए कि इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका ये हमारे इन्फेक्शन कॉज करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो देखिए क्वेश्चन इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आ जाइए हम लोग देख लेते हैं 6th नंबर पे एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस एक डिजीज है जो एक हेलिमेंथीज का बोल सकते हैं, वो एस्कैरिस हेलिमेंथीज है, एस्कैरिस की वजह से होता है, एस्कैरिस का पैथोजन है और हेलिमेंथीज का ये है, हेलिमेंथीज में से इंक्लूड करता है एस्कैरिस। अब देखिए इसका जो वेक्टर होगा, वेक्टर क्या है, कंटामिनेटेड वाटर, fruits, parasites, eggs and excrete in our fish and infected persons from which contaminated soils। तो अब हुआ क्या, देखो जिसको एस्कैरिस है उस बंदे के फिशेस में यानी पोटी में, और उसके बाद या मान लीजिए कुछ भी, चलो पोटी की ही बात करूँ, पोटी किया, अब जाहिर सी बात है कि वो जो पोटी किया आपका सॉइल पे, है ना, वहाँ पे क्या जाहिर सी बात है, अब इसके ये जो इन्फेक्टेड बंदा था इसके अंदर उस इसके एस्कैरिस के कुछ एग्स वगैरह होंगे। अब वो वहाँ गया, जाने के बाद क्या हुआ, इन्फेक्टेड पर्सन अब उसको फ्रूट में या फिर किसी भी चीज़ के साथ आपके घर में आ गया और आप उसको खा लिए। सपोज़ करो मैंने आपको बोला कि आप गए कि कहीं पर खेतों में, वहाँ पे एक अच्छा सा फल दिखा, आपने खा लिया। मे भी तो पॉसिबल है कि भाई यहाँ पर एक ऐसा पर्सन आकर के पोटी किया हो जिसका एग वगैरह एस्कैरिस का उसके पोटी में हो और वो यहाँ पे इस फ्रूट पे आ गया हो, इस टाइप से कुछ। तो अब वहाँ पर वो उसको आप क्या करेंगे, खा लेंगे बिना धोए, आपकी आदत है बिना धोए खाना, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके अंदर एस्कैरिस पैथोजन एंट्री कर जाएगा। जब एंट्री करेगा तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, मस्कुलर पेन एंड इंटरनल ब्लीडिंग, है ना, एनीमिया, फीवर आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा, अंदर जो होगा क्या होगा, ब्लीडिंग होगा और मसल्स इसमें काफ़ी पेन करेगा। ये आपके इसके सिम्टम्स हैं। अब देखो क्या काम किया इसका इफेक्ट्स क्या होगा कि ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। जो हमारा इंटेस्टाइन में जो पैसेज है, पोर्स है इधर से उधर ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फिलेरियासिस। सारे डिजीज आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फिलेरियासिस की बात करें तो उसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एलिफेंटियासिस भाई, इसलिए हम एलिफेंटियासिस बोल रहे हैं क्योंकि ये एलिफेंट के पैर के जैसा इसका इस इन्फेक्टेड पर्सन का पैर हो जाता है। एलिफेंट के पैर मोटा सा, एनसीईआरटी में डायग्राम आपके दिए हुए हैं, देख सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसका जो पैथोजन है वो है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड वुचरेरिया मलाई। ये भी हेलिमेंथिस है, ठीक है, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड वुचरेरिया मलाई, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसका जो वेक्टर है या और सिम्टम्स जो हैं इसके वो क्या हैं कि ब्लड सकिंग ब्लॉक यानी फ्लाइज एंड फीमेल मस्क्वाइटोज, नहीं वेक्टर होगा ये, सॉरी, ये हमारा पैथोजन है। और वेक्टर क्या है, ब्लड सकिंग ब्लैक फ्लाइज, जो ब्लैक फ्लाइज है जो ब्लड सक करता है, एंड फीमेल मस्क्वाइटो जो कि ब्लड सक करता है। इसकी वजह से आपको चला गया, जो किसी को ये है और वो ने आपको भी कट किया है, वो मच्छर काट लिया है, समझ में आई बात। या फिर जो आपका ब्लड सकिंग ब्लैक फ्लाइज होता है ना, वो मान लीजिए उस इन्फेक्टेड पर्सन पर अभी उसे काट के आई है और अभी अब आपको बाइट कर रही है, तो समझ लीजिए कि वो आप भी उसके सफ़र हो गए। नेक्स्ट आ जाइए सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशंस ऑफ लोअर लिम्फ एंड जेनिटल ऑर्गन्स। इस डिजीज की बात, खास बात ये एलिफेंटियासिस की कि ये लोअर लिम्फ पर ही इफेक्ट करता है, ये लोअर लिम्फ को ही डैमेज करता है। जैसे लेग की बात करें तो आप उस डायग्राम में देखेंगे सिर्फ लेग ही क्या है, उसमें सिर्फ लेग ही इन्फेक्टेड है बस, और उस लेग की वजह से उसका जेनिटल एरियाज जो है, जैसे वहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे आप, वो भी इफेक्ट हो रहा है। तो वही चीज़ें देखिए कि इन्फ्लामेशंस ऑफ लोअर लिम्फ यानी जेनिटल ऑर्गन्स। अब इसका जो इफेक्ट्स है यानी कि क्या हुआ, लिम्फेटिक वेसल्स को क्या करता है, इस पर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लोअर लिम्फ क्या हो जाता है, गेट ब्लॉक्ड हो जाता है। तो मतलब लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्फ क्या हुआ, ब्लॉक हो गया, क्योंकि ये इफेक्ट वहीं किया। तो इसलिए मोटा सा पैर आपको एक देखने को मिलता है।
नेक्स्ट बच्चों एक और डिजीज़ हम देखेंगे, वो डिजीज़ है, मैं इसको थोड़ा सा रफ करूँ और यहीं पे मैं बता दूंगा, वो है हमारा रिंग वॉर्म। क्या है वो हमारा? रिंग वॉर्म। तो आप जो है 7वां अपनी कॉपी में 7 नंबर तो हमने पढ़ा दिया एलिफेंटियासिस, 8वें नंबर पे आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, क्या है बच्चों? रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म्स। रिंग वॉर्म्स की बात करें, इसका जो पैथोजन है बच्चों, वो पैथोजन है MET। M का फुल फॉर्म बोले तो माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। E का फुल फॉर्म बोले तो क्या हो जाएगा? E का फुल फॉर्म हो जाएगा एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन सॉरी, ट्राइकोफाइटोन। ये तीनों के तीनों जो मेंबर्स हैं, वो तीनों के तीनों मेंबर किससे बिलोंग करते हैं? फंजाई से। तो पता ये चला कि ये फंगल डिजीज़ है। रिंग वॉर्म्स कैसा डिजीज़ है? फंगल डिजीज़ है। अब सुनिए, ये जो रिंग वॉर्म फंगल डिजीज़ है, अब देखिए नाम पता चल गया, रिंग वॉर्म डिजीज़ का नाम, और उसके बाद पैथोजन इसका क्या है? ये है, जो कि एक फंगस है। क्या है? माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन। मेट याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट आज ये इसका जो वेक्टर है वो किससे फैलेगा? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्प्रेड फ्रॉम सॉइल। कहाँ से होगा? स्प्रेड फ्रॉम सॉइल, सॉइल से। या जिसको ये डिजीज़ है उसका आपने क्या यूज़ कर लिया? टॉवेल यूज़ कर लिया, या फिर आप क्या कॉम्ब यूज़ कर लिया, या फिर आप क्या क्लॉथ आपने इसका यूज़ कर लिया, कपड़े आप इसके यूज़ कर लें, क्लॉथ से आप इसके यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको क्या ये डिजीज़ आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? अब देखिए इसके जो आप तो वेक्टर पता चलेगा, सिम्टम्स क्या होगा? सिम्टम्स ये होगा कि भाई आपके जो ड्राई स्किन आपको देखने को मिलेगा, ड्राई स्किन लेसन, ड्राई स्किन लेसन आपको देखने को मिलेगा। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे टोज़ हैं उस टोज़ के बीच में एक इची स्किन आपको दिखेगा, है ना। बहुत ज़्यादा खुजली होंगी इस टाइप से, है ना, टोज़ के बीच में। तो मैं बोल सकता हूँ कि इची स्किन बिटवीन टोज़। समझ में आई बात? अब भाई ये जो है ये इफ़ेक्ट्स किसको करते हैं? तो मैं क्लियर बोल सकता हूँ कि स्किन को इफेक्ट कर रहे हैं और नेल स्कैल्प को इफेक्ट कर रहे हैं। तो अब इसका सिम्टम्स भी पता चलेगा। इफेक्ट्स किसको कर रहा है? इफेक्ट्स ये सिम्टम्स है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पता चला आप कन्फ्यूज़न में पड़े हुए हैं, है ना। ये हमारा क्या है? पैथोजन है। ये हमारा क्या है? डिजीज़ नेम है। ये हमारा क्या है? वेक्टर है, वेक्टर। ये हमारा क्या है? ये हमारा सिम्टम्स हैं। अब हम क्या लिख रहे हैं? इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या? तो इफेक्ट्स क्या होगा? किस किस को इफेक्ट्स करेगा भाई? स्किन को इफेक्ट्स करेगा, और उसके बाद नेल स्काल्प, नेल स्काल्प। समझ में आई बात? तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो टोटल हमने आज नॉर्मली ओवरऑल डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा डिजीज़ और हम डिस्कस करेंगे, वो बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में, जो आपके एनसीईआरटी में बोल के नाम सिर्फ बोल के निकल रहा है, तो उसे हम देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है ना। हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी बातें हमने बताई है इस बोर्ड को लिखाने से पहले, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था हमारा, उसमें जितनी बातें हमने बताई है आपको, उसको आप काफ़ी ध्यान में रखेंगे और ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ताकि आपको आगे चल के पढ़ने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। ओके, बाय।